हेलो एवरीवन। तो आज हम एक और न्यू कोरियन ड्रामा को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लव एंड द सिटी। वेल, ये ड्रामा आज ही रिलीज हुआ है। ये कहानी है 5 वकीलों की, वो कैसे अपने फ्रेंडशिप को बरकरार रखते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये हम इस कहानी में जानेंगे। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है। वेल, पेशे से ये एक वकील है और बहुत ही अच्छा वकील है। 4 दोस्त भी है जो पेशे से वकील है और उसके साथ ही उसी लॉ फिल्म में काम करते हैं। इनमें से इस मोटे वाले को तो ट्रेडिंग के नशे होते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जूहोंग को देखते हैं जो अपनी हियरिंग के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में वो एक बंदे को देखता है। वो भी वकील था जो एक टीवी शो को देख रहा था। आज उसकी भी हियरिंग होने वाली थी और खुद को मोटिवेट करने के लिए ही वो टीवी शोज देख रहा था। यहाँ पर उसे देखने के बाद जूयोंग अपने टाइम को याद करने लगता है कि जब वो पहली बार इस लो फिल्म में आया था तो उसे कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। जब पहले क्लाइंट्स उसके पास आकर अपना दुख सुनाते थे तो वो तो उनके दुख में दुखी होकर रोने लग जाता था। मतलब ये काफी ज्यादा सेंसिटिव था, पर धीरे धीरे वो लॉज और दुनिया को समझने लगा। अब हमें दिखाया जाता है कि उसके वकील वाले करियर को 9 साल पूरे हो चुके हैं। अब वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट केस को भी चुटकियों में सॉल्व कर देता है और सारे ही लोग इसके लिए उसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम हमारे जूयोंग को देखते हैं जो हाई कोर्ट में मौजूद होता है और उसके सामने कोई और नहीं, वही वकील था जो थोड़ी देर पहले टीवी शोज देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। अब जाहिर सी बात है कि वो टीवी शोज देखकर आया है और उनकी वजह से ही मोटिवेट हुआ है, तो यहाँ पर भी हरकतें भी ऐसी ही कर रहा होता है जैसे कि बीच बीच में खड़े हो जाना। सारे ही लोग उसे शॉक्ड होकर देख रहे होते हैं, जिसके बाद जज उससे कहते हैं कि तुम वहीं पर बैठकर मुझसे बात कर सकते हो। वहाँ पर माइक्रोफोन लगा है। वो बंदा खड़ा होता है और कहता है कि मेरे क्लाइंट ने मर्डर नहीं किया। यहाँ पर वो एक विटनेस को बुलाना चाहता है, जिसके बाद जज कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, पहले तुम्हें रिटर्न में एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। जिसके बाद वो कहता है कि अभी विटनेस यहीं पर मौजूद है, पर जज उसकी बात नहीं मानते और उसे सुनवाई के लिए अगली तारीख दे देते हैं। परेशान होकर बाहर बैठा हुआ था, तभी जूयोंग उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे टीवी शोज नहीं देखना चाहिए। अगर तुम खुद को मोटिवेट करना चाहते हो तो तुम्हें रियल हियरिंग सुननी चाहिए या फिर ऐसे शोज देखो जो तुम्हारे काम आए। यहाँ पर इसके लिए वो जूयोंग का शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद जूहोंग वहाँ से चला जाता है। अब हम मून जियोंग को देखते हैं जो जल्दबाजी में ऑफिस आती है और चोरी चुपके वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर निकल जाती है। यहाँ पर जूहोंग उसे देख लेता है, पर वो उससे बात नहीं करती और जल्दी में उसे हाय कहकर वहाँ से भाग जाती है। अब जूहोंग अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी ये लेडी उसके पास आती है और उसे 3 केसेस दिखाते हुए कहती है कि इनमें से 2 आपने विन किए हैं और 1 केस आप हार चुके हो। पर उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। वो उससे कहती है कि मिस्टर मिन आपको बुला रहे हैं। जिसके बाद वो बाहर आ जाती है। तभी एक लड़का उसे समझा रहा था कि वो सबके साथ ऐसा ही है। जिसके बाद वो लड़की सोच रही थी कि क्या सारे वकील ऐसे ही होते हैं, उन्हें जीत और हार से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब हमें बाकी के 4 वकील दिखाए जाते हैं, जिनमें से मोन काफी ज्यादा काम कर रही होती है और बाकी वकील भी अपने अपने ऑफिस में होते हैं। तभी मोटू के पास एक लेडी आती है और उसे बहुत सारा काम सौंप कर चली जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फोन भी अपने ऑफिस में होता है जो खुद को मसाज कर रहा था, पर तभी उसके पास भी एक बंदा आता है और उसे जल्दी से काम निपटाने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वो जल्दी से एक क्लाइंट को अटेंड करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो क्लाइंट अपने साथ एक शमन को भी लेकर आया था। वो शमन जैसे ही फोन को देखती है तो कहती है कि ये एकदम बेस्ट रहेगा, यही तुम्हारे केस को विन कर सकता है। ये सुनने के बाद तो अंकल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वॉन को ही अपना केस सौंप देते हैं। ये देखने के बाद वॉन उस शमन से पूछने लगता है कि आपने ऐसा क्यों कहा, कि आपने कुछ सुना? शमन कहती है कि मुझे तुमसे अच्छी एनर्जी फील हो रही है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे जूयोंग को देखते हैं जो अपने क्लाइंट के पास होता है। दरअसल ये आदमी ब्लाइंड होता है और इसने एक अपील डाली थी, पर केस उसकी अपील को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब वो चाहता है कि हमारा जूहोंगी उसका केस लड़े, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पूरी स्टोरी क्या है। ये ब्लाइंड इंसान एक टैक्स अकाउंटेंट है, जिसके बाद इसका एक क्लाइंट जो इसका रेगुलर था वो इसके पास आता है और अचानक से इन दोनों के बीच मारपीट स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद उस क्लाइंट ने इसके ऊपर केस ठोक दिया है कि इसने उसके ऊपर हमला किया और अब जाकर इस बंदे का कहना है कि इसने उस क्लाइंट को नहीं मारा, बल्कि इसने तो बस उससे फीस पे करने के लिए कहा था।
पर उसके बजाय उस बंदे ने इसके ऊपर ही केस ठोक दिया, जबकि इसने उसे हाथ भी नहीं लगाया। अब जू होंग उसकी फाइल देखने के बाद कहता है कि अगर ऐसा था तो पहले तुमने एडमिट क्यों किया कि तुमने उसे मारा है। तो वो यहाँ पर कहने लगता है, मैंने जल्दबाजी में ऐसा कर लिया, पर बाद में मैंने जब सोचा इसके बारे में तो मुझे पता चला कि ये गलत है, इसलिए अब मैं सच सबके सामने लाना चाहता हूँ। जिसके बाद जू होंग कहता है कि ठीक है, वो इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट सीन में हम सारे ही लोगों को कैफेटेरिया में देखते हैं, जहाँ पर दो लोगों की बहस सुनने के बाद वॉन कहता है कि मुझे इनके पास जाना है, पर यहाँ पर जू होंग उसे मना कर देता है कि इन सब से तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। अब यहाँ पर वो लोग काम से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं, जिसके बाद अचानक से वॉन पूछता है कि क्या कोई अंधा इंसान किसी को मार सकता है। ये सुनने के बाद जू होंग कहता है कि बस मार नहीं सकता, बल्कि वो किसी का मर्डर भी कर सकता है। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। अब ये लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद सारे ही लोग बस हमारे जू होंग की ब्लाइंड डेट के बारे में ही बातें कर रहे थे, और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जू होंग ऐसे ही बहुत बार ब्लाइंड डेट पर जा चुका है। नेक्स्ट सीन में हम जू होंग को ऑफिस में देख पाते हैं, जो उसी रिकॉर्ड को चेक कर रहा था। यहाँ पर उसे एक ऑडियो फाइल मिल दी है, जिसके अंदर ये बताया गया था कि कैसे वो ब्लाइंड इंसान उस क्लाइंट को मार रहा है। जहाँ पर हमारा जू होंग अज्यूम करने लगता है कि कैसे उस बंदे ने उसे हिट किया होगा और वहाँ पर क्या हुआ होगा। दरअसल वहाँ पर काफी सारी तोड़फोड़ भी की गई थी, जिसके फोटोज उसके पास होते हैं। उन दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। दरअसल क्लाइंट का कहना था कि उसने उससे जबरदस्ती पैसे मांगे और उसके बाद उसने उसे हिट भी किया था। जू होंग उस ऑडियो फाइल को सुनता है, जिसके बाद उसे उसी ब्लाइंड बंदे की बातें याद आने लगती है, जो कह रहा था कि अब वो बस सच को सामने लाना चाहता है। जू होंग कहता है कि मुझे खुद ही वहाँ पर जाना होगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उसे उसी ब्लाइंड इंसान के घर पर देखते हैं। अब वो ब्लाइंड पर्सन उसके लिए दरवाजा खोलता है, जिसके बाद वो जू होंग को अंदर आने के लिए कहता है। यहाँ पर जू होंग बड़े ही ध्यान से आसपास देख रहा था और कहता है कि अब थोड़ा घर चेंज हो चुका है। उस इंसिडेंट के जो फोटोग्राफ थे उससे इसकी हालत बहुत ही ज्यादा अलग लग रही है। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि मेरे फ्रेंड ने इसे चेंज करने के लिए कहा था और साथ में कहा कि इसे मुझे अच्छा फील होगा। जू होंग कहता है कि वो सोफे पे बैठ रहा है, जिसके बाद वो बंदा उसके लिए चाय लेकर आता है और उसके सामने ही रख देता है। ये देखने के बाद जू होंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर वो बंदा कहता है कि मैं इस घर में काफी टाइम से रह रहा हूँ, मुझे इसका मैप याद है। अब वो दोनों ही केस रिलेटेड बातें करने लगते हैं, जहाँ पर जू होंग कह रहा था कि जो एविडेंस मैंने देखे हैं वो तुम्हारे खिलाफ है, उनसे यही प्रूफ हो रहा है कि तुम गिल्टी हो। यहाँ वो ब्लाइंड पर्सन बार बार कह रहा था कि मैंने उसे हिट नहीं किया, मैंने बस उसे पुश किया था। ये सुनने के बाद जू होंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में मॉर्निंग में क्यों नहीं बताया। जिसके बाद ब्लाइंड पर्सन उसे बताने लगता है कि मुझे लगता है वो पर्सन टैक्स बिजनेस के लिए मेरे घर पर नहीं आया था, बल्कि वो बस रिकॉर्डिंग करने के लिए आया था। उसने जानबूझकर ये सब प्लान किया था। जब वो मेरे घर पर आया तो उसने ही तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद वो खुद ही यही सब रिकॉर्ड करने लगा और अजीब अजीब सी बातें कहने लगा, जैसे कि तुम मुझे मत मारो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सब सुनने के बाद मैं शॉक्ड हो गया था और मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जू होंग यहाँ पर उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। जिसके बाद वो उससे वॉशरूम जाने के लिए पूछता है, तो वो बंदा उसे वॉशरूम की लोकेशन बता देता है। लाइट ऑन ही थी पहले से, पर वो उस लाइट को ऑफ कर देता है। सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे उसकी ब्लाइंड डेट पर देखते हैं, जहाँ पर उस लड़की से मिलने के बाद वो उसके कॉन्टेक्ट को डिलीट कर देता है और अपनी टीम के पास वापस आ जाता है, जहाँ पर उसकी टीम उसका डिनर के लिए इंतजार कर रही होती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी रही। अब वो लोग फिर से वर्क रिलेटेड बातें करने लगते हैं और यहाँ पर जू होंग से पूछने लगते हैं कि तुम आगे क्या करना चाहते हो, तुम जो करना चाहते हो तुम्हें बस वही करना चाहिए। अब हमें जू होंग को दिखाया जाता है, जो एक प्रीवियस सीन को याद करता है। उसमें उसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उस वक्त वहाँ पर वॉर चल रही थी। सारी तरफ भयानक अफरा तफरी मची हुई होती है, सारे ही लोग फायर कर रहे होते हैं। जिसके बाद जू होंग जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। तभी उसके पास ये पर्सन आ रहा है और उससे कहता है कि तुम्हें खुद की लॉ फर्म शुरू करनी होगी। उसके बाद ही वो एक लॉयर बन गया। वैसे ये एक सपना था या फिर हकीकत, फिलहाल के लिए हमें दिखाया नहीं जाता। नेक्स्ट सीन में हम इन लोगों को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर ये तीसरे पर्सन के बारे में बातें कर रहे थे। अब जिसका फ्लोर आ
आ जाता है वो लोग उतर जाते हैं। कहानी में हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम कांगुई है। पहले से हमने ट्रू ब्यूटी में देख रखा है। इसका साफ मतलब था कि अब ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर वो अपने इंटरव्यू के लिए जा रही थी, तभी हमें खूसट बुढ़िया को देखते हैं जो उसे ही घूरे जा रही थी। वेल वो ऐसा क्यों करती है मुझे नहीं पता यार। पहले हैरानी की बात तो ये थी कि वो उसी लो फ्रेम में इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी जहाँ पर हमारी टीम यानी कि हमारे 5 वकील काम किया करते हैं। उसका रिज्यूम देखने के बाद सीईओ उसकी तारीफ करती है, जिसके बाद उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर वो उनसे एक सवाल करती है कि आपने एक लॉयर बनना चूज क्यों किया, आप एक लॉयर क्यों बनी। ये सुनने के बाद वो लेडी कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जिसके बाद वो उसे बताने लगती है मैं एक वकील इसीलिए बनी क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करना चाहती थी। जिसके बाद वो कांगुई से पूछने लगती है कि भला तुम एक लॉयर क्यों बनी। वेल उसने क्या जवाब दिया ये अभी हमें नहीं दिखाया जाता। कांगुई तो आज से ही काम शुरू कर देती है। जिसके बाद जैसे ही वो अपने केबिन में जाती है तो उसे एक नोट मिलता है जिसके ऊपर हमारे 5 वकील की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। कांगुई उन लोगों के नाम को रीड कर लेती है, तभी लॉयर उसके पास फिर से आती है और उससे कहती है कि चलो मैं तुमसे दूसरे वकीलों को इंट्रोड्यूस करवा दूं। अब वो जैसे ही बाहर जाती है तो कुछ वकील उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे होते हैं, मतलब वो काफी ज्यादा जल्दी में होते हैं। जिसके बाद वो उन्हीं लोगों के बारे में पूछने लगती है जिनका नाम उसने रीड किया था। और उन लोगों का नाम सुनने के बाद वो लेडी कहती है कि आखिर ये लोग कौन है, मैंने इन्हें अभी तक नहीं देखा। अब कांगुई भी कुछ नहीं कहती और अपने ऑफिस में आ जाती है जहाँ पर वो उन्हीं लोगों की इन्फॉर्मेशन देखने लगती है, जहाँ पर उसे पता चलता है वहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें एक अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में जानना हो तो तुम मिन जियोंग से पूछ सकती हो, और अगर तुम्हें सेविंग्स अकाउंट के बारे में जानना हो तो तुम हासांगी से पूछ सकती हो, अगर तुम्हें डिफिकल्ट केसेस के बारे में बात करनी हो तो तुम जुयोंग से कर सकती हो। उसका नाम सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। अब जैसे ही वो उसकी प्रोफाइल विजिट करती है तो स्माइल करने लगती है। इसका साफ मतलब था कि वो जुयोंग को पहले से ही जानती है। अब हम जुयोंग को देखते हैं जो अपने ऑफिस में था, वो सारे ही एविडेंस को देख रहा था। तभी उसे एक चीज मिलती है जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। वैली इन्फॉर्मेशन होती है कि वो लोग पहले एक साथ ही रहा करते थे, मतलब जो ब्लाइंड पर्सन उसका क्लाइंट है और जिसने उसके ऊपर केस किया है वो दोनों पहले एक ही जगह पर रहा करते थे। अब वो कुछ और क्लूज ढूंढने की कोशिश करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे उसकी टीम के पास देखते हैं जहाँ पर सारे ही लोग लंच कर रहे होते हैं। काम की बात करने के बाद वो लोग थोड़ी सी मस्ती भी करने लगते हैं। जुहोंग तो यहाँ पर वॉन की एक्स के बारे में बातें करने लगता है। ये सुनने के बाद वॉन उसे उसकी एक्स के बारे में बात करने से मना करता है एंड इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हियरिंग का सीन दिखाया जाता है। पहले कांगुई का केस होता है, यहाँ पर वो अपने क्लाइंट के साथ आई हुई होती है। हियरिंग खत्म होने के बाद वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो उन्हें लॉयर मिल जाती है। उसे देखने के बाद लॉयर उससे पूछने लगती है कि क्या तुम दोनों पहले से ही फ्रेंड्स हो। तो यहाँ पर कांगुई हंसते हुए कहती है कि नहीं, ये तो मेरी क्लाइंट है। ये सुनने के बाद तो लॉयर काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसने कभी भी किसी वकील को अपने क्लाइंट के साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली होते नहीं देखा। हम फिर से उसी ब्लाइंड पर्सन को देखते हैं जो हमारे जुहोंग से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर जुहोंग उससे बहुत सारे अजीब गरीब सवाल पूछने लगता है जिसमें वो बंदा फंस ही जाता है और आखिर में सच सामने आ ही जाता है। यहाँ पर जुहोंग कहता है कि तुम दोनों पहले रिलेशनशिप में थे और एक साथ एक ही घर में रहा करते थे। तुमने उसे कुछ पैसे दिए जिसे उसने देने से मना कर दिया, जिसके बाद तुमने उसे हिट किया होगा। इन सब के बाद तो अपील उसे करनी चाहिए थी, पर तुम खुद अपील कर रहे हो, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। ये सुनने के बाद वो ब्लाइंड पर्सन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है और बताने लगता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। जुहोंग कहता है कि शायद उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया होगा और वो तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता था, इसीलिए तुमने उसे हिट किया। अब वो बंदा कहता है कि ऐसा नहीं है, वो मैं था जो इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था। जिसके बाद वो उसे सारी ही बातें सच बताने लगता है कि कैसे उसकी वजह से उसने अपने लाइसेंस को खो दिया। वो दोनों पहले रिलेशनशिप में थे और उसने काफी सारे पैसे भी उससे उधार लिए थे, पर जब उसने पैसे वापस मांगे तो उस बंदे ने देने से मना कर दिया। जिसके बाद वो खुद ही मेरे घर पर आया था और उसने तोड़फोड़ शुरू कर दी। पहले से यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हमें उसी केस की हियरिंग दिखाई जाती है जहाँ पर जुहोंग भी यहाँ पर अपने क्लाइंट के साथ आया हुआ होता है। यहाँ पर जैसे ही वो लोग अपील करने की कहते हैं तो सामने खड़ा प्रोसिक्यूटर कहता है कि आपको इनकी अपील को खारिज कर देना चाहिए। ये किसी भी मतलब की नहीं है क्योंकि फर्स्ट ट्रायल में ही इन्होंने एडमिट
एडमिट कर लिया था कि इन्होंने उसे मारा है। जज यहाँ पर जूहोंग को अपनी बात रखने के लिए कहते हैं, जिसके बाद जूहोंग खड़े होकर सारी ही चीजों को एक्सप्लेन कर रहा होता है। जहाँ पर सारे एविडेंस दिखाते हुए वो कहता है कि मेरा क्लाइंट सच में अंधा इंसान है, तो आखिर वो मिरर को तोड़ कैसे सकता है, उसे तो अपने बाथरूम की लाइट ऑन या ऑफ ये भी पता नहीं चलता। अब वो साथ में ये भी बताने लगता है कि मेरा क्लाइंट और ये इंसान पहले एक ही साथ रहा करते थे। इस बंदे ने काफी बार इससे पैसे उधार किए और जब इसने पैसे वापस मांगे तो उसने देने से मना कर दी। अब पैसे ना देने पड़े इसीलिए उसने उस घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी और उन सब चीजों को रिकॉर्ड भी कर लिया ताकि वो मेरे क्लाइंट को फंसा सके और उसे पैसे ना देने पड़े। अब वो उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताने ही वाला था, तभी वो बंदा खड़ा होता है और उसे बताने से मना करता है। वो बार बार ऐसा कर रहा था, जिसके बाद जज उसे चुप करवा देते हैं। जूहोंग ये नहीं पता था कि ये दोनों रिलेशनशिप में है, बल्कि ये कह देता है कि पहले ये दोनों रूममेट्स हुआ करते थे, जिसके बाद उस बंदे को शांति मिलती है। अब जज उस बंदे से पूछ रहे थे कि क्या आप तुम कुछ कहना चाहते हो, तो वो बंदा मना करके वहाँ से बाहर चला जाता है। केस खत्म होने के बाद ब्लाइंड पर्सन उसका शुक्रिया अदा करता है, तो जूहोंग कहता है कि इसमें शुक्रिया की कोई भी बात नहीं है और तुमने मुझे पहले झूठ कहा था। अब मुझे नहीं पता कि तुम अभी भी मुझसे सच कह रहे हो या फिर झूठ, पर एज ए अटॉर्नी मुझे जो करना चाहिए था मैंने वो किया। नेक्स्ट सीन में हम कांगुई को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर वो जूयोंग के बारे में ही सोच रही थी और सोचने लगती है कि अब वो एक अच्छा वकील बन गया है, हम दोनों फिर से मिल गए। ये दुनिया कितनी ज्यादा छोटी है ना। वेल इन दोनों का क्या रिलेशनशिप था ये अभी तक क्लियर नहीं किया जाता। नेक्स्ट सीन में हम पूरी ही टीम को एक साथ देख पाते हैं, यहाँ पर ये लोग ड्रिंक कर रहे थे। दरअसल आज कांगुई फाइनली इन लोगों से मिलने आने वाली होती है, तभी हम एक लेडी को देखते हैं, जिसे देखने के बाद सारे ही लोग कम्प्लीटली शौकते रह जाते हैं। पहले सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारी टीम को देखते हैं, जहाँ पर मुंजियोंग कहती है कि देखो देखो वो आ गई। जैसे ही जूहोंग कांगुई को देखता है तो कम्प्लीटली शौकते रह जाता है। एंड इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।